तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा था। दरअसल इन दोनों बहन भाई ने मिलकर के एक बहुत ही बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। एक्चुअल में इन्होंने $60 मिलियन लूटे थे और इन्होंने बैंक लूटा या कुछ और, ये तो हमें नहीं बताया गया। अब इन दोनों बहन भाई को कुछ टाइम के लिए सेफ जगह पर जाकर के छुपना था। सिडनी ने इस डकैती को इसीलिए अंजाम दिया था क्योंकि उस पर काफी सारा कर्जा था और उसे अपनी बेटी स्टेफनी को एक अच्छी जिंदगी भी देनी थी। यही जोसेफ के पास में एक प्लान था। इसकी मुलाकात हुई थी एक औरत से जिसका एक गांव में घर था जो काफी टाइम से खाली और वीरान पड़ा हुआ था। इसीलिए ये लोग वहां पर जाकर के छुप सकते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे और ये लूटे हुए पैसों से एक अच्छी और लग्जरी लाइफ भी जी सकेंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात थी। अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर के इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से इन्हें पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें सुनाई देती है। इसीलिए दोनों फौरन उस डाइनर से निकल करके पास ही के एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने कपड़ों को बदलते हैं और पास ही के तालाब में अपने सामान को फेंक देते हैं। और इन दोनों के पास गन भी थी। फिर ये चल देते हैं उस खाली और वीरान घर की तरफ, क्योंकि सिडनी को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। चलते चलते ये दोनों कॉर्नफील्ड तक पहुंच जाते हैं। फील्ड से गुजरते वक्त इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो इन्होंने वहां पर 3 लड़कों को देखा जो मस्ती कर रहे थे। वो लड़के वहां खड़े होकर के निशाना लगा रहे थे। तभी सिडनी गन लेकर के बाहर आती है और उन लड़कों से कहती है कि तुम तीनों यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। लेकिन वो लड़के सिडनी से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। तभी जोसेफ दूसरी तरफ से आकर के गोली चलाता है। तभी वो लड़के डर के मारे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये घर बहुत ज्यादा पुराना था। देखने में लग रहा था कि काफी टाइम से यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा है और सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि जिस औरत ने जोसेफ को ये घर दिया था उसने इस घर के खुफिया राज के बारे में भी जोसेफ को बता दिया था, क्योंकि इस घर में कुछ खूबियां है जैसे टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट यूनिवर्स में लिव करना। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर कुछ टाइम बिताएंगे तो हो सकता है कि चोरी का नामो निशान मिट जाए। जोसेफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। इस घर में 2 पुरानी घड़ियां थी जिसका टाइम इंस्ट्रक्शन में दिए गए हिसाब से सेट करना था। तभी यहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। तब सिडनी जोसेफ से कहती कि हमें ऐसे भागना चाहिए। जोसेफ कहता है कि हमें बेसमेंट में जाना होगा और उसका दरवाजा दोनों घड़ियों के कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा। फिर जल्दी से ये दोनों घड़ियों के कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तब ये दोनों चले जाते हैं बेसमेंट के अंदर। अंदर जाने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि पुलिस घर के अंदर आ चुकी है और इस घर की तलाशी ले रही है। तभी जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि टेलीफोन पर एक खास नंबर को डायल करो। सिडनी फोन उठाकर के नंबर को डायल करती है और एक अजीब सा वर्ड बोल देती है, शायद ये कोई कोड वर्ड था। तभी अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि घर का नक्शा ही बदल चुका है, क्योंकि सारा सामान अपनी जगह पर था और घर भी नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो को इसमें रह रहा हो। जोसेफ डायरी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और लिविंग रूम की घड़ी को वापस घुमा करके चालू कर देता है। और यहीं पर सिडनी बहुत ज्यादा हैरान थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। लेकिन असल बात ये थी कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे। जिसने भी इन्हें इस घर में भेजा था वो खुद यहाँ पर नहीं आया। तभी जोसेफ सिडनी को समझाते हुए कहता है कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक शर्त है, हमें यहाँ पर 14 दिनों तक रहना होगा। फिर ये वापस अपने टाइमलाइन में चले जाएंगे जहाँ पर वापस सब कुछ पहले जैसा हो चुका होगा। ये दोनों ये सोचकर के बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो यहाँ पर इन्हें कोई ढूंढने के लिए तो नहीं आएगा। और किचन भी खाने से भरा हुआ था। टेबल पर टाइम पास करने के लिए और रिकॉर्ड मूवीज रखी हुई थी। पहले दिन तो ये दोनों यहाँ पर आराम करते हैं। फिर अगले दिन जोसेफ आसपास की जगह पर घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन घर से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस घर का एक बॉर्डर था जिसे ये पार नहीं कर सकते थे। जोसेफ को यही बताया गया था। वहीं घर में सिडनी को कुछ कपड़े मिलते हैं और इस घर का सामान भी बहुत ज्यादा अजीब था। पुराने जमाने के सामान के साथ साथ मॉडर्न जमाने के सामान भी मौजूद थे, लेकिन अभी इन दोनों का ध्यान इस पर ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि इन्हें तो यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर छुपना था।
जब शाम होती है तो ये दोनों खाना बनाते हैं, फिर पैसों का हिसाब किताब करते हैं और इन्हें हर एक चीज डायरी में लिखनी थी। इसके बाद सिडनी अपनी बेटी की फोटो देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 13 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात ये दोनों घर में मौजूद एक एंटीक चीज को लेकर के आपस में बात कर रहे थे। फिर ये अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर के बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनका पास बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इन दोनों की बातों से लग रहा था कि जोसेफ ने कभी भी अपनी बहन का साथ नहीं दिया और ना ही कभी उसकी मदद की, लेकिन अभी दोनों साथ में थे। अब यहाँ पर ये दोनों अपने पेरेंट्स को याद करने लगते हैं। तभी सिडनी को एक गाने की धुन याद आती है, जो धुन इसने बचपन में सुनी थी और वो उसकी माँ का पसंदीदा गाना था। ऐसे ही 2 हफ्तों का वक्त गुजर जाता है और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अभी यहाँ से चले जाएंगे। सिडनी अपनी बेटी के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और फिर ये दोनों घर को साफ करते हैं और सारा कचरा जला देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने बेसमेंट में जाकर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था और ये एक अलग टाइमलाइन में आ गए थे। वैसे ही अभी इन्हें अपनी टाइमलाइन में लौटने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे, लेकिन तभी इन्हें एक जोरदार झटका लगता है जब इन्हें पता चलता है कि किसी ने बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया है और पास ही एक मिल और एक चर्च भी था। तभी ये देखते हैं कि बेसमेंट के दरवाजे पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें वापस अपनी टाइमलाइन में जाना है तो तुम दोनों पुरानी मिल में वापस चले जाओ। ये देखकर के सिडनी बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई और वो बगैर सोचे समझे भागने लगती है मिल की तरफ। जोसेफ भी उसके पीछे भागता है और कोशिश करता है उसे शांत करने की। जब ये मिल के अंदर गए तो इन्हें बड़ी हैरानी हुई। दरअसल यहाँ पर चर्च का कुछ सेटअप था, मानो किसी जमाने में यहाँ धर्म के लिए इस्तेमाल हुए हो। यहीं पर एक क्लास भी पड़ी थी जो काफी ज्यादा पुरानी थी। वो एक वुडन स्टैंड के पास पड़ी थी। उस स्टैंड पर कुछ बातें भी लिखी हुई थी, जैसे कि तुम टाइम लूप में फंस चुके हो, अगर तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। तब सिडनी ये देखकर के बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई। वो डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर देती और मिल से बाहर चली जाती है। जैसे कि हमें पता है कि इस घर का एक बॉर्डर है। सिडनी जैसे ही उसे पार करती है उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तब तक जोसेफ उसे अंदर ला चुका था। अब ये दोनों समझ चुके थे कि ये जगह को छोड़कर के कभी भी नहीं जा सकेंगे। होश में आने के बाद सिडनी बहुत ही बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगती है कि वह एक मुसीबत से निकलने से पहले ही दूसरी मुसीबत में फंस गए। सच जानने के बाद इसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। तब जोसेफ ने उसे बताया कि वो लाश उसी औरत की थी जिसने मुझे इस घर के बारे में बताया था। ये दोनों समझ चुके थे कि अब इस जगह से बचने का और कोई भी रास्ता नहीं है। तभी जोसेफ डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। जैसे ही वो अपना नाम लिखता है उसके सामने एक सेफ जाहिर हुआ। तब जोसेफ अपनी पुरानी डायरी का इस्तेमाल करके सेफ का एक कोड डालता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर, एक छोटी सी नोट थी। उस नोट में लिखा हुआ था कि कुछ बोलो और सेफ को बंद कर दो, वो तुम्हारे वर्ड्स और कुछ कनेक्शन बनाएंगे। तभी जोसेफ हेलो बोलता है और उस टेप को बंद कर देता है। 1 मिनट बाद जब वो उस टेप को चलाता है तो तभी उसे एक अनजाने आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो जोसेफ से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। दरअसल वो जो कोई भी था वो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानता था, इनके पास कितने पैसे हैं उस बारे में भी और यहाँ से भागने के बारे में भी। तभी सिडनी कोशिश करती है उससे बात करने की। उसे लग रहा था कि वो पैसों में अपना हिस्सा चाहता है। सिडनी हिस्सा देने के लिए भी तैयार थी, बस किसी तरीके से वो यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो कोई भी था उसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं था। यहीं पर जोसेफ को लग रहा था कि यह आवाज जिस इंसान की है वो फ्यूचर से है। तभी सिडनी दोबारा से उस सेफ को खोलती है। इस बार जब ये बात करती है तो वो आवाज इन्हें कहती है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना पड़ेगा। इतना सुनते ही ये दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तब जोसेफ उससे पूछता है कि किसे मारना होगा। तब वो आवाज कहती है कि एक अनजान इंसान को जो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएगा और उसे मारने के बाद सारे सबूत मिटाने होंगे। इसके बाद ही तुम दोनों वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। लेकिन ये आदमी तुम पर हमला करने के लिए कब आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे मारने के बाद ही तुम दोनों वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। ये सब कुछ सुनने के बाद ये दोनों वापस घर के अंदर आते हैं। फिर एक प्लान बनाते हैं और हालात से लड़ने के लिए कुछ हथियार भी अपने पास में छुपा लेते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता वो अनजान आदमी कब और कहां से आकर के इनके ऊपर हमला कर दे। ये दोनों बारी बारी से पहरा देने लगते हैं। ऐसे ही कई महीनों का वक्त गुजर जाता है लेकिन कोई भी नहीं आता है। और इनके लिए ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि हर बार इनके लिए खाना रिन्यू होता है, क्योंकि ये दोनों एक लूप में फंस चुके थे। जैसे कि अगर फ्रिज खाली हो जाए तो उसे बंद कर दो, जब उसे दोबारा खोलो तो वो भरा हुआ होता है। अब जैसी इनकी बात हुई वो लोग इस जगह को कंट्रोल कर लेते हैं।
और शायद यहाँ पर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर सिडनी यहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश करने लगती है। वो पुराने डॉक्यूमेंट और तस्वीरें देख करके बताती है कि ये सारा सामान यहाँ के मालिक का नहीं है, बल्कि इन्हें इकट्ठा किया गया है। हर एक चीज अलग अलग टाइम की है, क्योंकि 1955 के बाद इस घर का कोई भी मालिक नहीं है। यहीं पर जोसेफ बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि लैब रेट्स की तरह उन पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ। वह हर रोज मिल के अंदर जाता है और टेप रिकॉर्डर से किसी की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फिर कुछ टाइम बाद जब सिडनी बार पहरा दे रही थी, तभी उसने उस अनजान आदमी को देखा जो दूर से दूरबीन से सिडनी को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो सिडनी को गोली मारता है, तभी जोसेफ चिल्लाता है, जिससे सिडनी अलर्ट हो जाती है और वो घर की तरफ भाग गई। उस अनजान आदमी का निशाना भी चूक गया और इन लोगों के बीच काफी देर तक गोलीबारी होती रही। वो अनजान आदमी जोसेफ को घायल करके ले जाता है मेल के अंदर। वो आदमी किसी से भी बात नहीं करता है। दरअसल वो चाहता है कि जोसेफ उसके लिए बात करे और जो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं उन्हें बता सके कि उसने उस अनजान आदमी को मार दिया है। जब वो लोग कंफर्मेशन मांगते हैं, तब जोसेफ झूठ बोल देता है कि कोहरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं उसकी लाश को नहीं देख पाया। वही सिडनी जब घर के अंदर थी, तभी उसके सामने एक सेफ जाहिर हुआ। उन लोगों ने सिडनी से कांटेक्ट किया और उसे बता दिया कि हम नहीं जानते कि वो कौन है, मगर वो ना तुम हो, नहीं जोसेफ। मतलब कि इनका कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है, ना ही इनके पेरेंट्स में से कोई था, मगर इन्हें उसे खत्म करना ही होगा। जब वो अनजान आदमी घर में घुसता है तो सिडनी उसे फाइट करने लगती है। फिर जैसे ही सिडनी ने उसका मास्क उतारा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि सिडनी की बेटी स्टेफनी थी। तभी जोसेफ भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन तब तक स्टेफनी ने अपने चेहरे को छुपा लिया था। सिडनी यहाँ पर जोसेफ को रोकने की कोशिश करती, लेकिन इससे पहले उसने स्टेफनी पर गोली चला दी। तभी वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिडनी सामने आ गई, जिससे वो तुरंत ही नीचे गिर गई और वो मरने लगी। लेकिन वो जोसेफ को नहीं बता पाई कि वो नाकापोश कौन थी। तभी मौका देकर के स्टेफनी यहाँ से रवाना हो गई। अब अपनी बहन की मौत से जोसेफ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसने अपनी बहन की लाश को दफना दिया, फिर उन लोगों से कांटेक्ट किया और वो उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो उनके टाइमलाइन में वापस पहुंचा दे। अब वो लोग जोसेफ की बात को मान लेते हैं और जोसेफ को उस दिन में भेज देते हैं जिस दिन चोरी के पैसे लेकर के ये यहाँ पर आने वाले थे। पास्ट में जाकर के जोसेफ अपने असली रूप को मार देता है और वैसे ही अपनी बहन को भी यहाँ पर ले आया। इस बार भी वो गलती से अपनी बहन को मार देता है। कहानी के आखिर में हमें बूढ़ा जोसेफ दिखाया जाता है। जब सिडनी डाइनर में आती है तो वो अपनी बाइक को पहचान ही नहीं पाती है। तभी जोसेफ इसे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन हर बार गलती से तुम मेरे हाथों से मारी गई और अब बस अब एक ही सॉल्यूशन बचा है कि तुम मुझे मार दो और पैसे छोड़ दो और तुम अपनी बेटी के पास वापस चली जाओ और तुम कभी भी भूल कर के भी उस घर में वापस मत जाना। अब वो सिडनी को गोली चलाने पर मजबूर कर देता है। तब वो शूट कर देती है बूढ़े जोसेफ को, लेकिन तभी सायरन की आवाज को सुनते ही वो यहाँ से भाग जाती है। मतलब कि ये सर्कल फिर से रिपीट होगा और ये फिर से उस घर में चली जाएगी। मतलब कि ये लूप कभी भी खत्म नहीं होने वाला था। हमें कहानी में ये तो नहीं बताया गया कि सिडनी की बेटी उस घर में आखिर कैसे आई। शायद वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए आई होगी या किसी टाइमलाइन में जोसेफ और सिडनी उसे यहाँ पर ले आए होंगे और ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई थी। 1955 से यहाँ पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसीलिए तो अलग अलग सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था। शायद जोसेफ और सिडनी से पहले भी यहाँ पर कई लोग रह चुके हो। इस पूरी कहानी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। इस सीन के साथ ये कहानी थिंग्स विल बी डिफरेंट यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।